नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंजर। सिलसिले को आगे बढ़ाएं, लेकिन पहले देखते हैं आज का एजेंडा। उत्तराखंड में बारिश और जमीन धंसने से रुका राहत का काम। मृतकों की संख्या पहुंची 5000 के पार। अभी भी 15,000 लोगों को निकालने के लिए राहत और मदद की है दरकार। और फंसे लोगों को वायुसेना का आश्वासन, कहा हिम्मत न हारें, जरूर पहुंचेगी मदद। सेना, वायुसेना और आईटीबीपी समेत राहत में जुटी एजेंसियों के जज्बे को जनता ने किया सलाम। तो खराब मौसम के बीच फिलहाल जो राहत में जुटी एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है और जिस तरह से जमीन धंस रही है उसने काम को एक तरह से बाधित कर दिया है, जिसके बाद कई तरह की चुनौतियां हैं। हम आपको बताएं कि अभी भी उत्तराखंड के कई इलाकों में यह कहा जा सकता है कि तकरीबन 25,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकाला जाना है। सेना की तरफ से यह कहा जा रहा है, वायुसेना की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आप हिम्मत ना हारें, हम आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, आपको सकुशल निकालने की कोशिश करेंगे। एक तरह से भरोसा दिया जा रहा है, एक तरह से यह कहा जा रहा है कि आप घबराएं नहीं, चाहे मौसम कैसा भी हो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से जो भी लोग इस वक्त इन इलाकों में फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हरिकेश बहादुर जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे दूसरे खास मेहमान पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो उत्तराखंड में जिस तरह से बाढ़ ने तबाही मचाई है, जिस तरह से मकानात बहे हैं, सड़कें बही हैं और टूट फूट हुई है, और जिस तरह से लोगों की जाने नुकसान हुआ है, उसने कहीं ना कहीं लोगों को एक तरह से चिंतित कर रखा है, परेशान कर रखा है। लोग एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता उत्तरकाशी में उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। हेमकांत नोटियाल ने लोगों से बातचीत की, उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश की है। क्या कुछ दुख दर्द वो बांट सके हैं पीड़ितों के साथ, आइए सुनते हैं। मुश्किल दौर से बता रहे हैं कि हरसिल से उन्होंने जो है पगडंडियों पे और रस्सी के सहारे उन्होंने जो है रास्ता सफ़र किया है। उनसे पूछते हैं कि किन कठिनाइयों से जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं। आपका नाम क्या है? कानाराम गोदारा, जोधपुर, राजस्थान से। मैं हरसिल से आया, हरसिल से आगे झाला से वो एक शांति टॉप है। इतना पैदल चलने के बाद फिर ये खड़ी चढ़ाई बहुत मुश्किल चढ़ रही है। रस्सी से चढ़ते ऊपर चढ़ करके फिर आए। फिर एक 10 किलोमीटर के लिए एक बस जरूर मिलती है जो बीच में, बाकी पैदल चलते यहाँ फिर एक पहाड़ी आती है। बहुत ही खतरनाक रास्ता है, फिसलने का इतना डर है, पता नहीं कब जान चली जाए। जिला प्रशासन की तरफ से आपको जो है क्या सुविधाएं मुहैया की गई? जिला प्रशासन का तो पता नहीं, आर्मी वाले हर समय मदद के लिए तैयार थे। जिला प्रशासन का क्या था ये पता ही नहीं चला हमें। ज़रूर बीच में कुछ मेडिकल थी, हम बीमार रहा और कुछ मेडिकल की सहायता ज़रूर दी उन्होंने, बाकी तो पैदल चल के ही आए। और यात्री बहुत ज़्यादा वहाँ है, हेलीकॉप्टर की आशा ही करना बेकार है कि इतनी संख्या में हेलीकॉप्टर कितने बड़ा है, फिर भी असंख्यक लोग हैं। तो लगभग कितने लोग होंगे ऊपर? कम से कम होते 4000 तो है, अभी भी 4000 है। अभी 500 आदमी हमारे साथ निकले थे। वो रास्ते में जो बुढ़े थे वो थोड़े रास्ते में रुकते आए, हम चलते ही गए, हमें जल्दीबाजी थी घर पहुंचना की। हमारे बच्चे पहले ऋषिकेश पहुंचा दिए 3 दिन पहले, तो वो वहाँ बैठे, वो अड़ी कर रहे कहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, बीच में ही कहीं खत्म नहीं हो जाए, ये बैठे उस बहुत परेशानी में है। इनका कहना है कि बड़ी मुश्किलों से और मुश्किल दौरों से उत्तरकाशी पहुँचे हैं और सही सलामत पहुँचे हैं। और जिला प्रशासन की तरफ से इनका कहना है कि इनको कोई भी सुविधा रास्ते में उपलब्ध नहीं हुई। आर्मी का उन्होंने ज़रूर जो है धन्यवाद किया कि आर्मी के द्वारा इनको जो है जगह जगह मदद मिली। आपका नाम क्या है? राजीव सचान, कानपुर से। आप जो है किस प्रकार से और किन कठिनाइयों से यहाँ पर उत्तरकाशी यहाँ तक गंगोरी में पहुँचे हैं? ये समझ लीजिए कि मर के आए हुए हैं, इतना पहाड़ पे चढ़ के और इतने प्रॉब्लम में आए हुए हैं कि ये तो लग रहा था पहुंच नहीं पाएंगे घर, अपने दोबारा बच्चों को देख पाएंगे। जैसे आए हैं अब हम ही जानते हैं। प्रॉब्लम हुई कुछ पूछिए मत, कोई सुविधा नहीं है। बस ये अब यहाँ से चालू हुआ है जो है सामान देना यात्रियों को और जो है नाश्ता पानी। अब यहाँ पे तो सुविधा है, बाकी आगे कोई सुविधा नहीं है किसी। कितने लोग थे आप कितने लोग साथ थे? 5 लोग थे।
5 लोग हैं और पीछे रह गए हैं, कुछ लोग जो है अभी आ रहे हैं रास्ते में। सभी लोग सुरक्षित हैं? हाँ, सुरक्षित हैं सभी लोग, लेकिन बहुत प्रॉब्लम में आ पाए। डॉक्टर हैं जो यात्री आ रहे हैं, जो मुसीबतों से और मुश्किल दौरों से गुजर कर आ रहे हैं, ये उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और इनसे पूछते हैं कि किस प्रकार से जो है यात्रियों की इन्होंने जो है सेवा की है, किस प्रकार से इन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया है। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर दिनेश है, मैं यहीं उत्तरकाशी का ही हूँ। मैं पिछले 3-4 दिनों से मैं यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैं अपनी संस्था भुवनेश्वरी महिला आश्रम की तरफ से हूँ। मैं पिछले 3-4 दिनों में जो भी यात्री थके हारे और क्रिटिकल केस में है, जो परेशान है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, अदर रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, एक्जर्शन है और डायरिया है, इन तमाम तरह की बीमारियों को झेलते हुए जो लगभग कितने यात्रियों का ट्रीटमेंट आपने अब तक कर दिया? अब तक करीब 50-100 से आसपास के यात्रियों को जो कि अच्छे से ट्रीटमेंट करके हम लोगों ने उनको गंतव्य स्थान के लिए हम लोग भेज रखा है और बाकी दवाइयाँ का वितरण भी हो रहा है हमारी टीम के साथ। अब बाकी हमारी टीम भी लगी पड़ी हुई है भुवनेश्वरी आश्रम की, करीब बटवाड़ी, मनेरी, गणेशपुर वगैरह, गंगनानी वगैरह में भी टीम लगी पड़ी हुई है हमारी। इनका कहना था कि इन्होंने जो है काफ़ी मरीजों को यहाँ पे ट्रीटमेंट किया है और काफ़ी लोग जो यात्री यहाँ पे आए हुए थे उनको जो है दवाइयाँ मुहैया कराई है। हेमकांत नौटियाल, जैन टीवी, उत्तरकाशी। तो हमारे संवाददाता हेमकांत नौटियाल उत्तरकाशी में जो पीड़ित हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की थी, उनसे तमाम दुख दर्द को बांटने की कोशिश की थी। लेकिन हम आपको बताएं कि अभी भी तकरीबन 15,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम चल रहा है। हालांकि जिस तरह से मौसम खराब हुआ है और जो पहले से आशंका जताई जा रही थी कि 25, 26, 27 ये जो तारीखें हैं, इसमें मौसम खराब हो सकता है, तेज़ बारिश हो सकती है और ठीक वैसा ही हो रहा है। बारिश हो रही है जिसकी वजह से काम में जो है बाधा आ रही है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं और जो राहत के काम में हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं उन्हें उड़ान भरने में दिक्कत आ रही है। हरिकेश जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अगर देखा जाए, चाहे गौचर की हम बात करें, गुप्तकाशी, पौड़ी और देहरादून में जिस तरह से दिन भर मौसम रहा, बावजूद इसके गैप के साथ जो है हेलीकॉप्टरों ने एक उड़ान भरी और लोगों को बचाने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। सेना कह रही है कि हम एक एक आदमी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोग एक तरह से कोशिश में जुटे हुए हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि जो भी वहाँ पर काम चल रहा है उसमें सबसे बढ़िया काम भारतीय सेना के ही लोग कर रहे हैं, चाहे वो थल सेना के लोग हों या वायु सेना के लोग हों। और इसके अलावा जो दूसरी फोर्सेज हैं, ITBP वगैरह, वो भी उन्हीं की तरह से लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। तो जो हमारे फोर्सेज हैं उसके जो लोग हैं डिप्लॉयड हैं, वो अपनी जान जोखिम में डाल के भी काम कर रहे हैं। और जब तेज़ बारिश की स्थिति होती है या बहुत घने बादल होते हैं पहाड़ों पर, तो बिल्कुल कोहरा जैसा हो जाता है, आगे दिखाई नहीं देता। उस परिस्थिति में हेलीकॉप्टर लेकर के चलना, कि मान लीजिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हेलीकॉप्टर की स्पीड से चलता है, तुरंत एक पहाड़ी में आ जाए तो तुरंत वो टकरा जाएगा वहां पर। इस बीच में हमने राहत के काम में देखा वही बात, उस परिस्थिति में भी वो लोग अपना हेलीकॉप्टर लेकर के चला रहे हैं, तो अपनी जान पूरी तरह से जोखिम में डाल करके चला रहे हैं। उसी की यही स्थिति थी जब राजशेखर रेड्डी का हेलीकॉप्टर टकराया था एक पहाड़ी से, वहाँ आंध्र प्रदेश में। तो वो ऐसे ही था, बारिश था, बादल था, पायलट को दिखाई नहीं दिया कि आगे पहाड़ी है और हेलीकॉप्टर जा रहा था, वो जाकर के टकरा गया और जो हुआ सब आप जानते हैं। उस परिस्थिति में भी अपना हेलीकॉप्टर लेकर के चलना और लोगों को निकालना, तो फौज के काम की तो जितनी सराहना की जाए थोड़ी है, उसमें कोई दो राय नहीं। उन्हीं की वजह से इतने सारे लोग बाहर आ गए, जो फौज और उसके साथ जो दूसरी फोर्सेज हैं। लेकिन जो लोगों के जरिए भी कुछ लोगों ने भी मदद किया है वहाँ की जनता ने। लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू और दिखाई दिया, जिसको कि मैंने आपके तमाम टेलीविज़न चैनल्स में भी देखा और ये अखबारों में भी आया, नेशनल डेलीज में मैंने पढ़ा है खुद, जो आपको बता रहा हूँ। हमारी सोसाइटी का कितना पतन हुआ है यह भी वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। जब लोग बुरी तरह से मर रहे हैं, तमाम डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, लाशें सड़ने की स्थिति में आ गई हैं,
सारे दुनिया में लोग संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। देश के लोग जो थोड़े भी संवेदनशील हैं सभी दुखी हैं, परेशान हैं कि कैसे मदद कहा जा रहा है सरकार की तरफ से 5000 लोग मर चुके हैं। हाँ, ये इस तरह की बात भी आई है। मलबा हटाया जा रहा है। इसके बावजूद वहाँ की हालत ये है कि जो हमारे व्यापार करने वाले, बिजनेस करने वाले लोग हैं, आज एक चैनल पर बता रहे थे कि 4 रुपए का बिस्कुट वो जो ग्लूकोज का होता है 1000 रुपए में किसी ने बेचा। मरते हुए आदमी को भूख से बचाने के लिए उसने खरीदा तो 1000 रुपए में। मैरी गोल्ड का एक बिस्किट का पैकेट 2000 रुपए में खरीदा। चावल एक बाउल राइस 500 रुपए में खरीदा। एक पराठा 250 रुपए में ये बेच रहे हैं वहाँ के लोग। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना बिजनेस करने के लिए वहाँ इस त्रासदी का किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं। 5 रुपए के चिप्स को 25 रुपया या 50 रुपया कुछ ऐसा बता रहे थे। 500 रुपये कमरे का जो होटल है उसका 3000 रुपया कुछ लोगों ने चार्ज किया। अगर एक रात आपको रुकने की जरूरत पड़ी तो लोगों ने बताया कि 3000। हाँ, बारिश हो रही है। डकैती डाल करके लोगों का सामान भी लूटा है लोगों ने। ये भी वहां पर हुआ है। इस तरह की भी रिपोर्ट आई। आप लोगों की जानकारी में होगी सारी चीजें। बैंक का पैसा, चूंकि बैंक टूट गया, उसका पैसा बहने लगा तो साधु लोगों ने उसको इकट्ठा करके ले जा रहे थे, उसको पुलिस के लोग पकड़े। एक आदमी के पास 83 लाख रुपया मिला। ये सारी चीजें सब रिपोर्ट्स में आई हैं। यह भी शो करता है कि एक तरफ जहां लोग संवेदनशील हैं, चाह रहे हैं कि उनकी मदद हो, तमाम लोग अपनी सैलरी दे रहे हैं। सीआरपीएफ के लोगों ने अपनी सैलरी एक दिन की डोनेट किया है। अभी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कह रहे थे कि 1 करोड़ रुपया वो लोग देंगे, और भी लोग दे रहे हैं। राष्ट्रपति अपना पैसा दे रहे हैं, सब मदद। हाँ। लेकिन वो हमारे देश का ये पतन, देखिए सामाजिक पतन का ये द्योतक है कि एक वर्ग यह भी काम कर रहा है। इस त्रासदी में भी लाभ उठाने के लिए एक तरह की लूट कर रहा है वो। अगर वो व्यापारी है, व्यापार कर रहा है, कहीं बिजनेस कर रहा है, तो वो एक बाउल चावल 500 रुपए में बेच रहा है, जिसको पहले 10 रुपए 5 रुपए में बेच रहा था। एक पराठा 250 रुपए में बेच रहा है। ये सब भी तो चीजें हो रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ भी हो, देश के का जो नैतिक और चारित्रिक पतन हुआ है उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार देश के बड़े लोग हैं। आपको मैं बताऊं, क्योंकि प्रेरणा तो बड़े लोगों से मिलती है और ऊपर के लेवल पर बड़े बड़े स्तरों पर बड़ा भारी पतन हुआ है, उसी का रिफ्लेक्शन। और आज जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन वो कोशिश नाकाम भी हो रही है, उतना कामयाबी नहीं मिल। कल जो एयर मार्शल देव हैं वो बता रहे थे कि अगर हमको 3-4 घंटे का भी टाइम मिल गया, आज के लिए बोल रहे थे वो, कल बोले थे, तो आज अगर 3-4 घंटा टाइम, तभी हम कई हजार लोगों को निकाल देंगे। लेकिन आज उन लोगों को टाइम ही नहीं मिला। सारे हेलीकॉप्टर ग्राउंडेड थे, फिर भी कुछ हेलीकॉप्टर शायद कुछ थोड़ा बहुत उड़े हैं, कुछ लोगों को निकाले हैं। खराब मौसम के बावजूद भी हाँ, पहाड़ की स्थिति बड़ी खराब है। पता नहीं, आप लोग गए हैं, हम तो 2.5 महीने एक चुनाव में वहाँ पर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि वहाँ पर सड़कें बहुत पगडंडियाँ होती हैं। हम तो 15-15 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर एक जगह गाड़ी छोड़ देते थे और एक गांव में जाने के लिए 15-15 किलोमीटर जाते थे, घूम करके फिर किस तरह से आकर के बता देते थे कि भाई गाड़ी शाम को वहाँ पर रखना। सुबह 10 बजे छोड़ देते थे और शाम को सब पैदल पहाड़ों में चढ़ते हुए एकदम, मतलब उस समय हमारी एज 80s की बात बता रहा हूँ, 81-82 की बहुत कम थी। तो उस समय हमको उतना मेहनत करना पड़ता था, हम मेहनत कर लेते थे। लेकिन आज जो बुजुर्ग लोग हैं, जो उनको इतनी कठिनाई से भी आपके चैनल पर सुनाया जा रहा था, वो कितनी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। पहाड़ों रास्ता नहीं है, जो रास्ते थे टूट चुके हैं, वहाँ पर राहत अगर पहुँचाना भी चाहें आप तो नहीं पहुँचा सकते। बसें और इस तरह की सवारियाँ भेज करके आप उन लोगों को ला नहीं सकते। हेलीकॉप्टर और इस तरह के साधनों के अलावा पगडंडियों पर, जिसमें कितना रिस्क लेकर के पहाड़ों पर चढ़ना, मान लीजिए आप चढ़ रहे हैं, अचानक भूस्खलन हुआ, जहाँ है वहीं से हो गया, या ऊपर से कोई पत्थर बड़ा सा आ गया बोल्डर, तो उससे आप दब जाएंगे। बहुत सारी रिस्क वहाँ पर है। अब तो सब लोग वहाँ जान हथेली पर लेकर के ही अपना समय बिता रहे हैं। अब देखिए, मतलब हम तो ऊपर वाले से ही गुजारिश करेंगे कि ऐसे लोग कम से कम सुरक्षित आ जाएं। अभी भी तकरीबन 15,000 से ज्यादा लोग हैं जिनको निकालना बाकी है। बहुत बड़ी चुनौती है जैसा मौसम इस वक्त है। देखिए, मैं समझता हूँ कि वो जो भी लोग फंसे हैं, 15,000 हैं, 10,000 हैं, उसको निकालने की चुनौती को इस देश में सेना ने स्वीकार किया है। और सेना ने जब ये बात कही है, हम इस पे आएंगे, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, किस तरह की जानकारी दी गई है उत्तराखंड में मौसम को लेकर, वो सुनते हैं। पूरा ओवरकास्ट क्लाउड है। ओवरकास्ट का मतलब पूरा आकाश पूरा क्लाउड भरा हुआ है, मतलब मंदा है। इसके वजह से वहाँ अच्छा रेन हो रहा है
और आने वाला 27-28 तारीख तक अच्छा वहाँ रेन होगा, हेवी रेन भी होता रहेगा। 23 तक कोई ज़्यादा रेन नहीं था, आज से आपको वहाँ ज़्यादा रेन होगा। हमने उस स्टेट के लिए वार्निंग दे चुके हैं, भैया आज से इतना बारिश होगा, हेवी रेनफॉल होगा, सारा हमने दे चुके हैं। उसके अलावा जो चार धाम हेमकुंड उसका है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसके लिए हमने 7 डेज स्पेशल फोरकास्ट हर जगह के लिए, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब 5 को अलग 7 डेज फोरकास्ट हम इश्यू कर रहे हैं। वो भी हम 19 से दे रहे हैं, 19 तारीख से दे रहे हैं। वो 23 तारीख से वार्निंग भी दे दिया, भाई यहाँ हेवी रेनफॉल होगा। ये पूरा हमने एडवांस में खबर देते रह रहे हैं, वो जाता रहता है। जनरली क्लाउड स्काई, मतलब क्लाउड स्काई रहेगा, रेन थंडर शावर पूरा जगह पर होने का जगह, मतलब मेनी प्लेसेस उत्तराखंड में होगा। आइसोलेटेड पॉकेट में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होगा, ये भी हमने ऑलरेडी वार्निंग दे चुका है। वहाँ 3 सेंटीमीटर रेन होने पर भी हेवी माना जाएगा उधर, यहाँ 7 सेंटीमीटर होना चाहिए प्लेन में। अगर हिल्स में 3 सेंटीमीटर रेन भी हो जाएगा उसको हेवी रेनफॉल माना जाएगा, उसके लिए हम वार्निंग देना पड़ता है। इसलिए 23 से लेकर 28 तक हमने वहाँ प्रिडिक्ट किया है 3 से 6 सेंटीमीटर तक इधर उधर रेनफॉल होने का, मतलब आइसोलेटेड पॉकेट में या फ्यू प्लेसेस में होने का संभावना है। उसके अलावा पूरा जगह पर रेन होगा। आज से शुरू होगा, 28 तारीख तक तो रेनफॉल रहेगी, फिर 29 तारीख 29 से मतलब वो वार्निंग का चांस नहीं है, हेवी रेनफॉल का नहीं चांस है, फिर कम हो जाएगा रेनफॉल। तो चेतावनी दे रहे हैं कि किस तरह से ये मौसम जो ख़राब है वो, हालांकि वो कह रहे हैं कि सोमवार से ही मौसम ख़राब होगा। 25, 26, 27 3 दिन उन्होंने नाम लिए हैं कि इन दिनों में वहाँ पर भारी बारिश हो सकती है, जिसका नतीजा जो है बुरा हो सकता है। चेतावनी एक तरह से दे दी गई है। पुष्पेंद्र, अगर जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से ये तमाम चीज़ें आ रही हैं, चेतावनी दी जा रही है और अभी भी बहुत सारे लोगों को निकाला जाना बाकी है, देखा जाए जो हर्षिल का पूरा इलाका है, यहाँ पर 9 दिनों से अभी भी तकरीबन 2000 लोग भूखे प्यासे पड़े हैं। 9 दिन हो चुके हैं, उन तक अब तक मदद नहीं पहुंच पाई है। बद्रीनाथ का अगर हम रुख करें, वहां पर भी अभी 5000 लोग बाकी हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए अभी भी एक बहुत बड़ी संख्या है जो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए कोशिश कर रही है लोग, लेकिन अब तक वहां मदद नहीं पहुंच पाई। देखिए, 2 बातें हैं। जिस तरीके की घोषणा अभी आपके मौसम विभाग के कर्मचारी कर रहे थे, इसमें और शिंदे साहब की घोषणा में मुझे कोई फर्क लगता नहीं है। इस देश में कोई आतंकवादी घटना होने वाली होती है, शिंदे साहब को पता होता है और शिंदे साहब बता देते हैं, लेकिन वो सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। मौसम विभाग ने जितनी बातें कही हैं, ऐसा लगता है सब कुछ मौसम विभाग ने बता दिया था, स्टेट गवर्नमेंट को पता नहीं था, उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया और ये घटना घट गई और अब मिनट वो घोषणाएं कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, आप ये देखें कि जो लोग भी जहां फंसे हुए हैं, आज 9 दिन हो गए हैं इस घटना को, 16 तारीख से आज 24 तारीख हो गई। इसमें अगर हम पूरे टेलीविजन्स को दुनिया भर के देखें और जितनी भी रिपोर्टें आ रही हैं, उसमें हमें कहीं पर भी ये नजर नहीं आता कि फौज के तीनों अंगों के अलावा, आईटीबीपी के अलावा या दूसरे जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, इसके अलावा कहीं किसी जगह पे भी, किसी स्टेज पे भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम भी नहीं कर पा रहा है, जिसके अंदर सिर्फ उसका मात्र इतना काम है कि जो लोग ग्राउंड पे आ गए हैं उनको भोजन दे दे, उनको दवा दे दे। अब आर्मी ने आपको अगर सेफ एरिया में ला करके ड्रॉप कर दिया है तो वहां का इंचार्ज ले लें, वहां भी हमको कहीं पुलिस नजर नहीं आती है। और जिस तरीके की चीजें आप कह रहे हैं कि आज भी हरसिल में चाहे 2000 लोग किसी एक जगह हैं या दूसरी जगह हैं, अभी तक मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये तमाम सारी चीजें हैं तो जहां सेना खराब मौसम की वजह से नहीं पहुंच पा रही, जो लोकल लोग हैं उनको टेरेन का पता होता है, लोकल लोगों में बहुत सारे एक्टिविस्ट होते हैं, एनजीओज होते हैं, छोटे छोटे आंदोलन वाले लोग होते हैं, उनको उन रास्तों का पता होता है। सरकार की तरफ से अभी तक जो लोकल लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, जिसकी वजह यह है कि आर्मी के सामने या सेना के सामने, वायुसेना के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि उनको ढूंढना पड़ रहा है। उनको ये पता नहीं कि यहां पर लोग हैं, वो उनको जहां जहां अपने डिवाइस से पता चल रहा है वहां वो लोग जा रहे हैं
और कल की एक घटना बताता हूं कि कल जिस तरीके से आर्मी ने अपना एक हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी के बराबर में एक सड़क थी, उस सड़क के किनारे पे उतार दिया उन्होंने, और वहां यह हाल था कि उस पूरी सड़क पे कोई 2000 लोग बैठे हुए हैं, और जहां पे वो ऊपर जाते वहां वो जा नहीं सकते थे। और आप यकीन माने कि जो हेलीकॉप्टर के जो ब्लेड थे उनकी स्थिति ये थी कि पेड़ों से मुश्किल से 1 या 1.5 इंच की दूरी पे थे, इतनी एक्यूरेसी में, और इतने हाई रिस्क के बाद भी वो लोगों को बचा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जो फौज कर सकती है, जो सेना कर सकती है, जो दूसरे अर्धसैनिक बल कर सकते हैं, जब सारा काम ही उन्हें करना है, तो इस देश में कोऑर्डिनेशन के नाम पे स्थानीय पुलिस, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार के बीच में भी आज भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। आज उत्तराखंड के गवर्नर ने पुष्पेंद्र, हम आपके पास आएंगे, चूंकि समय एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।